क्वेश्चन नंबर 140 तक हमने पिछले वीडियो में देख रखा है, तो अब हम उससे आगे 141 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 141 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल जा रहा है कि हाउ आर द वेस्ट मटेरियल ऑफ रेड बैग डिस्पोज्ड आफ्टर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के बाद जो भी रेड बैग में जो अपशिष्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसका निपटान कैसे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 2, श्रेडिंग। श्रेडिंग यानी काट करके जो है हम उसका निपटारा करते हैं। ठीक है, यदि हम लोग रेड बैग के बारे में बात करें कि रेड बैग जो होते हैं, रेड बैग में कौन कौन से वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आते हैं। एक तो आपको पता होगा कि जो हम लोग सिरिंजेज होते हैं उसको हम लोग डालते हैं। ठीक है, गॉज डालते हैं, ठीक है, ग्लव्स डालते हैं, बैंडेज ये भी डालते हैं, यानी नन शार्प बायो हैजार्ड वेस्ट जो होते हैं उसके अंदर हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि नन सार बायो हजार्ड वेस्ट जो होंगे वो किसके अंदर आएगा, तो रेड बैग के अंदर आएगा। ठीक है, और भी क्या, जो ब्लड और जो ब्लड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपके ब्लड इंक्लूडिंग ब्लड ट्यूब्स हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट वो इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, ब्लड ट्यूब्स, वाइल्स भी रख सकते हैं इसमें, इम्पिटी वाइल्स। ठीक है, और भी कुछ जो जैसे कि बॉडी फ्लूइड जो कि विजिबली कंटामिनेटेड हो ब्लड से। ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे वेजाइनल सेक्रीशन हो या फिशेस हो, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड हो या साइनोवियल फ्लूइड हो, इन सबको भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 142 में क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रल स्टेराइल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, यानी CSSD। CSSD का क्या पर्पस क्या है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्टरलाइजेशन ऑफ रीयूजेबल इक्विपमेंट टू द ऑपरेशन थिएटर। यानी ऑपरेशन थिएटर में पुनः प्रयोज्य उपकरणों का स्टरलाइजेशन करना। ठीक है, यानी इसका काम क्या होता है, स्टरलाइजेशन काम होता है इसका। ठीक है, इसका दूसरा नाम यदि पूछा जाता है कई बार तो वो भी आपको याद रखना है, तो स्टेराइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी इसको हम लोग कहते हैं, स्टेराइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी हम लोग को SPD भी बोलते हैं, स्टेराइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। याद रखना है कि ये एक क्या SPD जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्लेस है हॉस्पिटल में, और जो क्या करता है अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेनली इसका काम क्या होता है, स्टरलाइजेशन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 143 देख लेते हैं। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग लाइम डिजीज। लाइम डिजीज को काउज करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बोरेलिया बर्गडोरफेरी। ठीक है, याद रखना है, जो बर्गडोरफेरी जो है वो क्या करता है, लाइम डिजीज को काउज करता है। इसके अलावा और कोई है जो करता है, तो एक और नाम है बोरेलिया बोरेलिया मायोनी। याद रखना है कि बोरेलिया मायोनी और बोरेलिया बर्गडोरफेरी ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, लाइम डिजीज को काउज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं। तो 144 नंबर में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस हैव द वेरी लो इन्फेक्टिव डोज, यानी जो दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन से रोगजनक की संक्रामक खुराक बहुत कम होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिजेला। ठीक है, तो सिजेला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो सिजेला है वो क्या है, तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। साथ में और क्या है, ये नन स्पोर फॉर्मिंग भी है,
नन स्पोर फॉर्मिंग, ठीक है। नन मोटाइल, और कैसा शेप होगा इसका, तो रॉड शेप होगा। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप के इन्फेक्शन में मिलता है, तो डायरियल इन्फेक्शन जो होता है ये डायरिया काउज करेगा। ये इस कंडीशन में मिलता है। कुछ सिम्टम्स जो देखने के लिए मिलते हैं इस इन्फेक्शन के अंदर, तो स्टमक पेन, फीवर, नॉजिया, वोमिटिंग, ठीक है, एंड वोमिटिंग, ये सब देखने के लिए मिलेंगे आपको इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आईजीजी इज द ओनली इम्यूनोग्लोबिन क्लास डेट कैन, आपको पूछा रहा है जो आईजीजी जो है एकमात्र वैसा इम्यूनोग्लोबिन वर्ग है जो क्या करता है, तो ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा। तो याद रखना है, आपको पूछा जाता है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो वो आईजीजी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। और आखिरकार ये प्लेसेंटा क्रॉस क्यों करता है, तो फिटल इम्यूनिटी के लिए, याद रखना है कि फिटल इम्यूनिटी के लिए जो है ये प्रोवाइड करता है फिटल इम्यूनिटी प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है पैरासिटिक अम्ल डैश द्वारा रोगाणुओं को मारता है। आपको यानी पूछा जा रहा है कि जो पैरासिटिक एसिड जो होगा वो किल्स करेगा माइक्रोब्स को, किसके द्वारा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके ये क्या करता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं अब। ट्रैप्ड एयर पॉकेट्स इन ऑटोक्लेव में लीड टू, जो ट्रैप्ड एयर पॉकेट्स जो ऑटोक्लेव में होते हैं उसके वजह से क्या होता है, तो इनकम्प्लीट स्टरलाइजेशन होता है। याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रैप्ड एयर पॉकेट ऑटोक्लेव में यदि हो तो उसके वजह से क्या होगा, तो इनकम्प्लीट स्टरलाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डॉनिंग ऑफ पीपीई, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो प्रॉपर जो सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि ग्राउंड पहनते हैं, फिर मास्क लगाते हैं, फिर गॉगल, फिर ग्लव्स, ठीक है, ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। व्हाट इज द केमिकल यूज्ड इन साइनमेट हेमोग्लोबिन मेथड ऑफ हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन, आपको पूछा जा रहा है हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए जो साइनमेट हेमोग्लोबिन मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन से केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ड्रैपकिन रिएजेंट, ठीक है, हम लोग ड्रैपकिन रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि हम ड्रैपकिन रिएजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ये किस टाइप का सोल्यूशन है, तो याद रखना है कि ये जो सोल्यूशन होता है ये हेमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा होल ब्लड में उससे उसको हम लोग एस्टिमेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखना है मेजरिंग हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन होल ब्लड, ठीक है, होल ब्लड में हेमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन को ये मेजर करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो सबसे पहला पोटेशियम फेरी साइनाइड, और क्या है, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, नेक्स्ट पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, और कभी कभी इसके अंदर और भी क्या होता है, तो आयोनिक डिटर्जेंट भी प्रेजेंट होता है, आयोनिक डिटर्जेंट, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी इसके अंदर कई बार प्रेजेंट होता है। जो ड्रैपकिन रिएजेंट जो होता है ये आप लैब में भी इसको तैयार कर सकते हैं, लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में जो है ये कॉमर्शियली अवेलेबल भी होता है, यानी परचेज भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो कॉमर्शियली इसको हम लोग परचेज कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। 150 में पूछा जा रहा है एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट इज हायर देन नॉर्मल इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्लिनिकल कंडीशन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें जो एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट है वो नॉर्मल से हायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरासाइटिक इन्फेक्शन। यानी पैरासाइटिक इन्फेक्शन के केसेस में क्या होता है, जो स्नोफिल काउंट होगा वो नॉर्मल से हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सुप्राविटल स्टेन। जो सुप्राविटल स्टेन है इसमें से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिशियल वायलेट। ठीक है, याद रखना है क्रिशियल वायलेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग सुप्राविटल स्टेन है ये। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 देख लेते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है हिंज बॉडी टेस्ट इज पॉजिटिव इन विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेज ऑफ एनीमिया। अब कौन से काउजेज जो एनीमिया का काउज है जिसमें कि हिंज बॉडी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड G6PD डिफिशियंसी। ठीक है, ये जो एनीमिया होगा इसमें क्या होता है, जो हिंज बॉडीज है वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो हिंज बॉडीज एनीमिया जो होगा उसमें इस कंडीशन में होता क्या है कि जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वहां पे हिंज बॉडीज प्रेजेंट होंगे रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, याद रखना है, इसी को ये डिटेक्ट करता है, हिंज बॉडीज इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये याद रखना है। और ये कब होता है, जब हमारा जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल है वो ब्रेक डाउन होगा बहुत तेजी से। ठीक है, देन द नॉर्मल G6PD डिफिशियंसी। ठीक है, break down or die faster than normal G6PD deficiency। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं हम। 153 में पूछा जा रहा है कि मल्टीपल माइलोमा इज अ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ। यानी जो मल्टीपल माइलोमा है वो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है, किसका है, उसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा सेल। ठीक है, यानी जीव द्रव कोशिकाओं का। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 देख लेते हैं। 154 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ काउज ऑफ एमेगा कार्योसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी जो दिए गए, जो आपके निम्नलिखित जो दिए गए हैं कारण दिए गए हैं, उस कौन से कारण में जो है वो एमेगा कार्योसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, किसकी वजह से, इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, यानी एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से क्या होता है, एमेगा कार्योसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। यदि हम लोग बात कर लेते हैं एमेगा कार्योसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, और साथ में ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम है। याद रखना है। और यदि हम लोग बात करें प्लास्टिक एनीमिया के बारे में, तो प्लास्टिक एनीमिया क्या एक सीवियर कंडीशन है, हेमेटोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें कि जो बॉडी है वो जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको तैयार करने में सफिशिएंट नंबर में जो ब्लड सेल्स होता है उसको तैयार नहीं कर पाती है। ठीक है, condition in which the body fails to make blood cells in sufficient number। तो सफिशिएंट नंबर में जो है वो जो बॉडी है वो ब्लड सेल्स को तैयार नहीं कर पाती है इस कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एपीटीटी। एपीटीटी क्या है? तो एपीटीटी सबसे पहले फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ भी है आपके पास, यहाँ पे एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, अब आखिरकार इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, यानी जो इंट्रिंसिक पाथवे में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसको पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी आपको एक बार ये भी याद रखना है कि जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखना है हाउ वेल क्लोटिंग फैक्टर्स आर वर्किंग, ये इसका पता कौन लगाएगा? तो इसका पता लगाता है हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है इंट्रिंसिक पाथवे में, वो एपीटीटी के द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ इज बफी कोड प्रिपेयर्ड। अब आखिरकार बफी कोड को हम लोग कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं? काफी आसान सा क्वेश्चन, आप लोग हमेशा ये काम करते हैं यदि आप लैब में काम कर रहे होते हैं तो जो ईडीटीए ब्लड होता है उसको आप लोग सेंट्रीफ्यूज तो हमेशा करते ही हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वहां पे बफी कोड का फिर फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूज ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड ब्लड, ठीक है, इससे हम लोग बफी कोड को तैयार करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा टेस्ट ट्यूब, अब इसमें क्या है, ब्लड है। ब्लड में क्या होता है जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो नीचे क्या होगा, ये आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक जो लेयर है वो होता है हमारा बफी कोट, बफी कोट, और साथ में ये वाला जो ऊपर का जो बच गया ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लाज्मा। ठीक है, अब ये जो बफी कोट है इसके अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 देख लेते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर्स ड्यूरिंग। जो एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है वो कब अकर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सेकेंड प्रेगनेंसी ऑफ आरएच नेगेटिव मदर। यदि कोई आरएच नेगेटिव मदर है उसका जो सेकेंड प्रेगनेंसी है तो वहां पे ये इसके होने के चांसेस हैं। ठीक है, किसके, एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इस चीज को समझते हैं, एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को समझते हैं। तो एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है? फेटालिस क्या है? ये एक सीवियर मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, याद रखना है सीवियर मेडिकल कंडीशन, और ये कहां पे होता है? तो इनकम्पेटिबल ब्लड की वजह से होता है ये। ठीक है, याद रखना है मेनली जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, जो निगेटिव जिनका आरएच होता है उसमें ये होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे यदि मान लेते हैं इफ अ वुमन इज आरएच नेगेटिव and the fetus is RH positive, so it can lead RH incompatibility. And potential complication in the pregnancy. तो बस याद रखना है कि जब डिफरेंट आरएच फैक्टर वाले ब्लड होंगे, यदि वो आपस में मिक्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान, तो वहां पे एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने के चांसेस होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 158 देख लेते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इसमें से कौन सा है जो दिए गए हैं यहाँ पे? उसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफ्लैक्सिस। ठीक है, तो एनाफ्लैक्सिस जो है ये क्या है, इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 159 देख लेते हैं। विच इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस माध्यम से होगा, कौन सा माध्यम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, ब्लड प्रोडक्ट्स। यानी ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू जो होगा हेपेटाइटिस बी वायरस जो होगा वो ट्रांसमिट होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 160 देख लेते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो 160 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कम्युनिटी वाइड
prophylaxis and diethyl carbamide is given for prevention of which disease? यानी ये जो हमारा प्रोफिलैक्सिस है उसके साथ जो है डाइथाइल कार्बामाइजिन जो है ये हम लोग दोनों मेडिसिन को देते हैं, ठीक है, कौन से डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलेरिया, ठीक है, यानी फिलेरिया से प्रिवेंट करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।